हेलो बच्चों, मैं सोहित चौहान स्वागत करता हूँ एक और बार फिर आपका माइंड टेट पे। और बच्चों, आज से हम लेने वाले हैं आपका क्लास 11th केमिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है उसका टॉपिक आपका एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो बच्चों, ये बहुत गजब का आपका लेक्चर होने वाला है। इसमें आप जानोगे कि स्पेक्ट्रम वगैरह क्या है, आपका स्पेक्ट्रा क्या है, ये सारी चीज़ें जानोगे बच्चों आप। तो बिल्कुल ध्यान से इस लेक्चर को पूरा देखना बच्चों, लास्ट तक देखना। मेरा वादा मानिए बच्चों, आपने यदि इस लेक्चर को पूरा देख लिया तो आपको जो है कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होने वाली स्पेक्ट्रम को लेके, स्पेक्ट्रा को लेके। और जो भी आपकी लाइंस वगैरह आती हैं जब आप स्पेक्ट्रम करते हो, कैसे एटम में क्या है क्या नहीं है, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा बच्चों आपका। तो चलिए, आपको मैं बिल्कुल एनसीईआरटी बुक से एक एक लाइन को पढ़ के बताऊंगा, एक एक चीज़ों को समझाऊंगा आपको ध्यान से। तो आपका काम बस कितना है कि आप इस लेक्चर को पूरा देख के जाइए। तो चलिए, यहाँ पे क्या लिखा है सबसे पहले पढ़ते हैं हम। तो द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट पासिस। तो बच्चों, ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कि जो स्पीड होती है लाइट की वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किस पे करती है कि नेचर कैसा है उस मीडियम की जहाँ से वो पास कर रही है ना। ये बात आप बचपन से देखते आ रहे हो कि भाई कैसे, जैसे आपसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे कोई एक दीवार है, अब यहाँ से क्या हो कि कोई लाइट आपने ऐसे पास करी तो बच्चों आप जान रहे हो कि दीवार की वजह से रुक जाएगी। लेकिन यदि ये ट्रांसपेरेंट होती तो लाइट हमारी क्या होती, पास कर जाती। तो यहाँ से सीधा सीधा तो हमको ये पता चलता है कि भाई लाइट जो है डिपेंड करती है किस पे, एक नेचर ऑफ मीडियम पे, कि मतलब वो ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, जैसे जैसा भी है वो, है ना। ये बात आप समझ गए। एज अ रिजल्ट द बीम ऑफ लाइट इज डेविएटेड और रिफ्रैक्टेड फ्रॉम इट ओरिजिनल पाथ एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। और ये बच्चों आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि जो आपकी बीम ऑफ लाइट होती है, जैसे बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या, ये जो लाइट दिख रही है इसको हम बीम बोलते हैं ना। तो ये क्या करती है कि जब किसी भी मीडियम से पास करती है तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वजह से वो है जो है क्या हो जाती है, वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। अब इसका क्या मतलब है रिफ्रैक्ट होने का? इसका ये मतलब है बच्चों कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे कोई क्या है, वाटर भरा रखा है इस टैंक में, है ना। आप मान के चलिए इसमें टैंक में क्या है, ये पूरा एकदम इसमें वाटर भरा रखा है ना, पानी है मतलब। तो यहाँ से क्या है, जब आपकी लाइट बीम यहाँ से जाएगी तो वो कुछ क्या होगी, ऐसे करके कुछ कुछ अलग अलग मतलब उस पर डेविएट हो जाएगी वेवलेंथ पे। तो ये हमको क्या बताता है, ये हमको पूरे चैप्टर में जानना है। और ये आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको पूरे इसे मैं बताऊंगा लेक्चर में वो समझना होगा। तो यहाँ से क्या लिखा है कि वो रिफ्रैक्ट हो जाती है अपनी ओरिजिनल पास से जब भी वो पास करती है कोई भी दूसरे मीडियम को। और ऐसा ऑब्जर्व भी हुआ है कि जब रे जो है आपकी रे ऑफ वाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म दी वेव विथ शॉर्टर वेवलेंथ वेंट मोर देन द वन विथ अ लॉन्गर वेवलेंथ। और ये बच्चों आपने क्लास 10th में फिर से पढ़ा था कि जब हम प्रिज्म को देखते हैं, अब प्रिज्म कैसा होता है जरा उसको समझिए पहले आप। तो बच्चों क्या होता था कि हमने क्लास 10th में देखा था कि जब हम क्या कराते थे, जो प्रिज्म होता था उससे हम एक वाइट लाइट को पास कराते थे तो वो 7 डिफरेंट कलर में क्या हो जाती थी, रिफ्रैक्ट हो जाती थी। तो जरा उसको मैं ज़रा एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसे आपने कभी भी आपके जो क्लास 10th में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा जिसमें आप क्या करते थे, इधर से जो है एक बीम ऑफ लाइट आती थी और वो 7 डिफरेंट कलर में बिखर जाती थी। अब मैं वो 7 डिफरेंट कलर भी आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका उसमें जो रेड कलर रहता था वो सबसे कम डिफरेंट होता था, है ना, थोड़ा ही होता था। और वहीं पे जो आपका ब्लू या फिर जिसे हम वायलेट बोलते थे वो आपका सबसे ज़्यादा क्या होता था, रिफ्रैक्ट होता था। अब बच्चों मैंने इसको वाइट इसलिए नहीं किया जो आपको ब्लू दिख रही, क्योंकि अभी इसमें जो है वाइट ही हमारा वो है, तो वाइट यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको। तो यहाँ से आप समझिए वाइट लाइट आ रही है आपकी, और ये क्या हुई बच्चों, अलग अलग कलर में रिफ्रैक्ट हो गई। यह बोले हम कि स्पेक्ट्रम इसमें बना, तो जिसके कारण हमको 7 कलर दिखते हैं। तो वो ही हमारा क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन होता है किसी भी लाइट के बैंड होने पे, है ना। तो उसमें हो क्या रहा है कि अलग अलग वेवलेंथ पे वो रिफ्रैक्ट हो रही हैं, है ना। अब यहाँ से इस पॉइंट को आप देख लीजिए, यहाँ पे ये वेवलेंथ लिखा है और यहाँ पे एक और पॉइंट आया था बच्चों आपका कि ये वेवलेंथ और बैंड होती है ना। तो सिंस ऑर्डिनरी मतलब कि एक सामान्य जो वाइट लाइट होती है उसमें कंसिस्ट होते हैं क्या, वेव्स विथ ऑल दी वेवलेंथ इन दी विजिबल रेंज। क्या है बच्चों यहाँ पे
कि एक वाइट लाइट जो होती है आपकी, उसमें 7 कलर, या हम बोलें कि उसमें डिफरेंट कलर होते हैं, या फिर डिफरेंट रेंज की जो हैं उसमें क्या होती हैं, वेव्स होती हैं जो कि हमको दिखती हैं, विजिबल होती हैं या विजिबल रेंज में रहती हैं ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विजिबल रेंज। अ रे ऑफ वाइट लाइट, जो आपकी बच्चों वाइट लाइट की रे होती है, इज स्प्रेड आउट इनटू अ सीरीज ऑफ कलर्ड वेंट्स कॉल्ड आ स्पेक्ट्रम, और इसी को हम बच्चों बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और ये डेफिनेशन आप बिल्कुल याद करके रख लो कि स्पेक्ट्रम क्या होता है ना। स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब हम किसी भी वाइट लाइट को पास कराते हैं प्रिज्म से, और वो क्या हो जाए आपकी डिफरेंट जो है वेवलेंथ के अनुसार वो बढ़ जाए, तो उसको हम बोलते हैं कि आपका स्पेक्ट्रम वहाँ पे हो रहा है, या वो फेनोमेना होगा आपका स्पेक्ट्रम होगा। अब स्पेक्ट्रम पूरा समझ चुके, और जो जो समझ गया पहले लाइक करना वीडियो को, फिर कमेंट में मुझे बताओ कि कौन कौन इस चीज़ को समझ गया स्पेक्ट्रम को, है ना। तो लाइट ऑफ रेड कलर, जो आपको मैंने पहले बोला था बच्चों की, जो लाइट होगी आपकी रेड कलर की, विच हैज अ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज डेविएटेड द लीस्ट, वाइल द वायलेट लाइट विच हैज अ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज डेविएटेड द मोस्ट। यहाँ से बच्चों मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो बच्चों रेड कलर है आपका, उसको मैं रेड से ही हाईलाइट करता हूँ जिससे कि आपको याद भी रहेगा वो। तो रेड कलर क्या है बच्चों आपका, सबसे ज़्यादा क्या करेगा वो, डेविएटेड नहीं करेगा, है ना। ये थोड़ा बात को ज़रा समझना बात को, कि जो रेड कलर होगा आपका वो सबसे कम डेविएट करेगा। मैंने थोड़ा गलत बोलने वाला था। तो रेड कलर क्या करेगा, बहुत ही क्या होगा वो, डेविएटेड होगा, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा क्या है, वेवलेंथ है। वहीं पे जो वायलेट कलर होगा आपका, या मैं बोलूँ कि जो वायलेट लाइट होगी आपकी, वो सबसे ज़्यादा क्या करेगी, डेविएटेड होगी, है ना। क्यों हो रही है, क्योंकि उसकी अलग अलग जो है वेवलेंथ है। अब यहाँ पे कुछ इन्होंने लिखा भी है कि जो आपकी 7.50 इंटू 10⁻14 है टू रेड, रेड के लिए है। एटा जो है आपका क्या, 4 इंटू 10 जो आपका 14 हार्स, है ना। आप इस बात को समझ रहे हो, क्या लिखा है इन्होंने, कि यहाँ से लिखा है इन्होंने कि जिस स्पेक्ट्रम हो रही वायलाइट की, दैट वी कैन सी रेंजेस जो है फ्रॉम अ वायलाइट, जो कि इतनी इतनी, और रेड की जो है इतनी इतनी पे ही हम देख सकते हैं। ये हमारा होता है कि एक विजिबल रीजन, जहाँ पे हम किसी भी जो है इसके अंदर, समझना इस बात को बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखो कि इसके बीच में, मतलब कि 7.50 से लेके 4.10⁻14 तक के बीच की जो भी आपकी फ्रिक्वेंसी की होगी वेवलेंथ, उसके अंदर अंदर तक ही हम देख पाते हैं। इसके बाहर का या फिर इससे छोटा बड़ा हम नहीं देख पाते, है ना। तो सच अ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, और जिसमें ऐसा होता है बच्चों तो उसको हम बोलते हैं एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे ये भी आप बच्चों समझ जाना, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है ये। अब कंटिन्यूस जो आपका लिखा है यहाँ पे कि कंटिन्यूस बिकॉज वायलेट जो है मर्ज इनटू ब्लू, ब्लू इनटू ग्रीन एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हम किसको कंटिन्यू क्यों क्यों बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि जो हमारा वायलेट कलर है वो क्या हो रहा है, इसको मैं फिर से आपको थोड़ा बताता हूँ। देखो, ये वायलेट कलर मर्ज हो रहा है, किस में हो रहा है, वो आपका ब्लू में हो रहा है ना। अब इस बात को जरा समझना, इसको मैं ब्लू में मर्ज कर देता हूँ, ये देखो, है ना। मतलब कि थोड़ा इसकी थिकनेस बढ़ानी होगी तब अच्छा आपको दिख पाएगा, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि ये मर्ज होगा किस में, ब्लू में। फिर ब्लू क्या करेगा, मर्ज हो जाएगा किस में, आपका यहाँ पे क्या लिखा है, किधर गया, ब्लू हो जाएगा ग्रीन में, है ना। ये किस में हो जाएगा, ग्रीन में। तो इसको हम ग्रीन में कर देते हैं, लो भाई, ये ग्रीन में मर्ज हो गया, है ना। ये बात को जरा समझना, मैं आपको इसलिए विजुअलाइजेशन दे रहा हूँ क्योंकि आपको याद रहेगा ये, और आपका, है ना, इसी तरह से आपका होता जाएगा ना। फिर आपको वो ऑरेंज से रेड में, और इस तरह से वो होता जाएगा मर्ज। अब इसके जरा हम थिकनेस कम कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, वहाँ पे जो आपका स्पेक्ट्रम हो रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट रेंज में, और आपको वो डिफरेंट डिफरेंट मर्ज हो रहा है ना। अब क्या लिखा है इन्होंने कि सिमिलर स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस व्हेन अ रेनबो फॉर्म इन स्काई। और आपने बच्चों ऐसा ही एक स्पेक्ट्रम भी देखा होगा जहाँ पे स्काई में रेनबो फॉर्म होता है, उसमें भी आपको 7 कलर दिखते हैं, और वो आपका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है स्पेक्ट्रम का बच्चों, है ना। रिमेंबर दैट विजिबल लाइट इज जस्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बच्चों यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो हमको जो दिखता है, एक कोई भी आपका जो लाइट हमको दिखती है वो कुछ स्मॉल पोर्शन ही दिख पाता है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, है ना। हम जो है बाकी की जो वेवलेंथ वगैरह होती हैं वो हम नहीं देख पाते कभी, हम छोटे हिस्से देख पाते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि जो 7 कलर्स होते हैं आपके, वो ही आप देख पाते हो, बाकी के कलर्स भी होते हैं उसमें जो आपको नहीं दिखते हैं ना। तो जो फिगर आपका 2.7 है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बच्चों। तो उसमें हमको बताया कैसे हमको विजिबल रेंज में दिखते हैं। तो व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है आपकी इंटरेक्ट विथ मैटर, जब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट करती है किसके संग, मैटर के संग, तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स में ऑब्जर्व एनर्जी एंड रीच टू अ हाइगर एनर्जी स्टेट। क्या होते हैं बच्चों, जब भी हमारा
क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ जो हमारे पिछले पार्ट्स निकले थे इसके। तो आपको यदि नहीं पता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, क्या इसके फीचर हैं, क्या इसके फैक्टर हैं, तो आप उन वीडियो को देख सकते हो, उसके बाद आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, है ना। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आपका इंटरेक्ट करता है किसके संग, मैटर के संग, मतलब कि कोई पदार्थ के संग, तो जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी को एंड रीच टू अ हायर एनर्जी स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है, और इसको जरा ध्यान से पढ़ना और ध्यान से ही समझना, और इस पे ही आपका ये पूरा टॉपिक टिका हुआ, समझना इस बात को। जब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट करती है कोई भी दुनिया का मैटर हो, जब उसके संग करती है तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स रहते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं किसको, एनर्जी को, और वो अपनी एक हाइगर एनर्जी स्टेट पे पहुंचाते हैं। मतलब क्या है कि उनका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, वो अपनी हाइगर एनर्जी स्टेट पे पहुंच जाता है, और विद हाइगर एनर्जी, उस हाइगर एनर्जी में दीज आर इन अनस्टेबल स्टेट में पहुंच जाते हैं वो, और फोर रिटर्निंग टू दियर नॉर्मल, समझने इस बात को। और जब वो अपनी हाइगर में पहुंचने के बाद जब नॉर्मल पे आते हैं तो क्या होते हैं, वो मोर स्टेबल लोअर एनर्जी स्टेट, एनर्जी जो आपकी स्टेट है ना, जब वो आपकी नॉर्मल एनर्जी स्टेट में आते हैं तो द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एमिट रेडिएशन इन वेरियस रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझना, और ये आपको आगे तक भी बिल्कुल समझाएगा क्या है क्या नहीं है, समझना इस बात को। इसको जरा मैं आपको फिर से विजुलाइजेशन कर देता हूँ। जैसे आपको मान के चलो ये पूरा क्या है, हमारा एटम है ना, और इसमें ये पूरा आपका एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें बच्चों कई सेल्स होते हैं, आपको तो ये पता ही होगा, है ना, कि इसमें जो एक एटम में हमारे कई सेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होती हैं जिसकी आप बोलते हो। तो क्या हो कि मान के चलो, अभी हम सेकंड में मान के चल रहे हैं कि ये क्या हुआ, यहाँ से उठ के ये कहाँ पे आ गया, इस वाले में आ गया, है ना, इस वाले में आ गया। अब क्या हो रहा है बच्चों कि जब भी कभी भी, है ना, ये तो मैंने सिर्फ सेकंड का एग्जांपल लिया कि सेकंड में आ गया, वो कहीं भी आ सकता है ना, तो इन्फिनिटी तक भी आ गया। तो मान लो जब वो वहाँ से जब नीचे आएगा तो वो यदि आपका फिर से यहाँ फर्स्ट में गिरेगा तो वहाँ पे क्या होगी, एक सीरीज जनरेट होगी स्पेक्ट्रम की, मतलब कि एक लाइट इमिट करेगा, और अलग अलग साइंटिस्टों ने उसके नाम दिए, उसको लाइन एमिशन कहा के जो है, किसी ने लेमिनार कहा, किसी ने बलमर कहा, ऐसे करके उनके नाम दिए गए, और वो नाम आपको समझना है बच्चों। और वो हम देखेंगे आपका इमिशन एंड ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम, है ना। तो किस में देखेंगे हम, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देखेंगे, तो ध्यान से। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है कि द लाइन, माफ कीजिएगा, द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय अ सब्सटेंस दैट हैज़ एब्जॉर्ब एनर्जी इज कॉल्ड एन इमिशन स्पेक्ट्रम। अब बच्चों ये बहुत मुझे पता है किसी किसी को समझ आया होगा और किसी को नहीं आया होगा, ये मैंने क्या पढ़ दिया। अब जरा मैं इसको हिंदी में आपको बिल्कुल बताता हूँ क्या बोला है यहाँ पे। देखो कि जो स्पेक्ट्रम होती है, और स्पेक्ट्रम मैंने आपको बता ही चुका हूँ क्या होती है, 7 कलर्स में बिखरना, तो रेडिएशन की, है ना, स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेटेड बाय अ सब्सटेंस, जो कि हम इमिटेट होता है किसी सब्सटेंस से। मतलब क्या है इसका कि जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है उसमें जब रेडिएशन निकलती हैं या फिर इमिटेड होती हैं किसी भी सब्सटेंस से, तो डेट, है ना, दैट हैज़ एब्जॉर्ब्ड, मतलब कि वो एब्जॉर्ब करती है किसको, एनर्जी को, इज कॉल्ड एन इमिशन स्पेक्ट्रम। मतलब ये है इसका बच्चों कि जब भी कोई सब्सटेंस आपका वो क्या करता है, रेडिएशन को इमिटेट करता है एब्जॉर्ब करके एनर्जी को, उसको हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। अब समझ आया बच्चों आपको। अब क्या लिखा है यहाँ पे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट हैव ऑब्जर्व्ड रेडिएशन आर सेट टू बी एक्साइटेड। और जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस आपकी एब्जॉर्ब कर चुके हैं रेडिएशन को, उनको हम बोलेंगे एक्साइटेड, मतलब कि वो एक्साइटेड हो चुके हैं। और टू प्रोड्यूस एन एमिशन स्पेक्ट्रम, और जो बच्चों प्रोड्यूस करने के लिए क्या, एमिशन स्पेक्ट्रम को। और एमिशन स्पेक्ट्रम मतलब क्या है कि एब्जॉर्ब करी हुई आपकी एनर्जी हो और फिर आपका क्या करे, वो इमिट करे रेडिएशन को। तो ऐसा करने के लिए, ऐसा प्रोड्यूस करने के लिए एमिशन स्पेक्ट्रम को एनर्जी सप्लाइड, ये बिल्कुल समझ नहीं आना चाहिए आपको कि भाई एनर्जी सप्लाइड करना पड़ेगा ना आपको। तो एनर्जी क्या होगी, सप्लाइड टू अ सैंपल बाय हीटिंग इट और irradiating it and the wavelength or frequency of radiation emitted as the sample gave up absorbed energy is recorded। अब बिल्कुल सीधी सी बात है बच्चों की, यदि आपको उसको एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना है तो आपको एनर्जी देनी होगी, इतना ही लिखा है यहाँ पे, है ना, और कुछ ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत। और एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज लाइक द फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एन एमिशन, है ना।
और यहाँ पे जो बच्चों ये आया वो है कि भाई क्वांटाइजेशन क्या होता है। तो क्वांटाइजेशन में आपको बता देता हूँ कि द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू डिस्क्रीट वैल्यू इज कॉल्ड अ क्वांटाइजेशन। या बच्चों आपने पहले पढ़ चुके हो, और जिन जिनको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बच्चों आपसे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास क्या है, एक मार्कर है। तो मार्कर क्या है, मेरा एक पूरा क्वांटाइज है ना। मतलब इसका ये है कि बच्चों आपसे मैं बोलता हूँ मुझे मार्कर चाहिए, तो आप मुझे मार्कर दोगे, ऐसा तो नहीं आप उसकी मुझे नेप उठा के दे दोगे, आप उसका बैक पोर्शन उठा के दे दोगे। मार्कर मतलब मार्कर। तो इसलिए हम जब भी बोलते हैं क्वांटाइज है तो इसका मतलब ये है कि वो पूरा है ना। तो अब उसको कभी भी फ्रैक्शनल में नहीं ले सकते, इतना ही है इसके बारे में। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एन एब्जॉर्प्शन जो आता है आपका कि स्पेक्ट्रम इज लाइक द फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एन इमिशन, है ना। फोटोग्राफिक इमिशन क्या है, स्पेक्ट्रम है। और a continuum of radiation is passed through a sample which absorbs radiation of certain wavelength. The missing wavelength which correspond to the radiation absorbed by the matter leave dark space in the जो है bright continuous spectrum। ये बच्चों कईयों को समझ नहीं आया होगा, लेकिन अभी मैं आपको एक एनिमेशन बता रहा हूँ, उससे समझ आ रहा होगा आपको ये क्या हो रहा है। इसका ये मतलब है बच्चों कि हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस एक रेडिएशन पास कराते हैं किससे, एक सैंपल से, जो कि ऑब्जर्व करता है किसको, रेडिएशन एक सर्टेन वेवलेंथ की, समझने इस बात को। और जो मिसिंग वेवलेंथ होगी जो कि करस्पॉन्ड टू द रेडिएशन, जो कि आपकी क्या होगी, ऑब्जर्व बाय द मैटर, उसके जो है आपका क्या हो जाएगा कि लीप छोड़ देगा वहाँ पे, डार्क स्पेस को छोड़ देगा इन द ब्राइट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में, है ना। मतलब जहाँ जहाँ से पास नहीं हो पा रही है, मिस हो रही वेवलेंथ, वहाँ पे एक डार्क वहाँ पे छोड़ देगा वो, इतना ही है इसका मतलब। तो स्टडी जो है किसकी, इमिशन की और एब्जॉर्प्शन की, जो स्पेक्ट्रा है इज रेफर टू एज अ स्पेक्ट्रोस्कोपी हम बोलते हैं उसको, है ना। मतलब कि जब हम एमिशन वगैरह की है, जो आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, उसकी जब स्टडी करते हैं तो उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में लेते हैं, इतना ही यहाँ पे लिखा है। द स्पेक्ट्रम ऑफ द विजिबल लाइट, मतलब कि जो स्पेक्ट्रम होता है किसी भी विजिबल लाइट का, ऐसा डिस्कस है जिसको हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, वॉज अ कंटिन्यूस एस ऑल वेवलेंथ रेड टू वायलेट। वो कंटिन्यूस होता है कहाँ से कहाँ तक, आपका रेड से लेके वायलेट तक में उसमें स्पेक्ट्रम आता है। अब स्पेक्ट्रम का सीधा मतलब रखना कि जो है लाइट का बैंड होना, है ना। इस बात को आप हमेशा याद रखना। कई बच्चे जब पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है, और फिर बाद में इधर उधर ढूंढते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, स्पेक्ट्रम का मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, जो कि अकॉर्डिंग टू दियर वेवलेंथ, मतलब कि वेवलेंथ के अनुसार जो है बेंडिंग होना लाइट की, वही आपका स्पेक्ट्रम है। तो क्या होता है वो आपका कि जो कंटिन्यूस हम करते हैं ऐसे ऑल द वेवलेंथ जो कि रेड टू वायलेट ऑफ द विजिबल लाइट आर रिप्रेजेंटेड इन द स्पेक्ट्रा होती है। और द इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम इन अ गैस फेज जो होता है आपका, ऑन दी अदर हैंड डू नॉट शो अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ अ वेवलेंथ। समझने इस बात को, समझना। जो स्पिन इमिशन स्पेक्ट्रा होता है किसका, एटम का, है ना, गैस फेज में। मतलब गैस फेज का क्या मतलब है कि आपने कोई गैस को ले लिया, किसी भी चैम्बर में आपने गैस को भर ली, तो जब आप स्पेक्ट्रम कराओगे तो उसमें क्या होगा कि कोई भी शो नहीं करेगा, वो एक कंटिन्यूस स्प्रेड जो है किसका, वेवलेंथ का, फ्रॉम रेड टू वायलेट, है ना। वो हर कुछ कर देगा आपका, इधर का उधर वेवलेंथ को कर देगा वो। और रदर दे इमिट लाइट ओनली एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ और विथ अ डार्क स्पेस बिटवीन देम, ये है। और सच स्पेक्ट्रा आर कार्ड लाइन स्पेक्ट्रा या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा हम जिसे बोलते हैं। तो बिकॉज द इमिटेड रेडिएशन इज आइडेंटिफाई द अपीयरेंस ऑफ अ ब्राइट, जो है ब्राइट लाइन, मतलब कि चमकीली लाइन से होती है इन स्पेक्ट्रा, जो कि फिगर आपको 2.10 जो कि पेज नंबर 45 पे आपको दिख जाएगा। तो यदि आपको ये देखना है तो चलो पहले आपको मैं फिगर से ही बता देता हूँ थोड़ा आपको क्या होता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है, एक हमने सैंपल लिया है ना, मतलब ये एक्साइटेड सैंपल है। तो क्या हो रहा है यहाँ से आपका बच्चों की, यहाँ से हमने क्या करा, ये एक लाइट को पास कराई, है ना, उससे एक्साइटेड वाले से। तो क्या हो रहा है यहाँ से कि जब लाइट को पास करा रहे हैं तो यहाँ से तो आपकी लाइट आ रही है, और ये किसमें टूट रही है, किसमें, अलग अलग उसमें, है ना। डिटेक्टर लगा गया है तो ये अलग अलग वेवलेंथ के अनुसार ये बिखर रही है, टूट रही है। इसको जिस जैसा आपको समझना है समझ लो। तो इंक्रीज द वेवलेंथ, और जैसे जैसे इसकी इंक्रीज होती जा रही है वो क्या होते जा रहा है, डार्क होते जा रहा है ना। और फिर आपका देखोगे कि वाइट लाइट जो है आपका, एक सोर्स लिया हमने कि वाइट लाइट से आप करा रहे हैं, तो एक ऑब्जर्व सैंपल है ये आपका। तो अब यहाँ से हमको करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये भी आपका क्या अलग अलग उसमें टूट रहा है, बिखर रहा है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यहाँ पे हो रहा है ना, इस बात को समझना आप। तो यही है बच्चों आपका स्पेक्ट्रम वगैरह, और क्या है। तो अब इसको मैं थोड़ा और बता देता हूँ बुक में क्या लिखा है ना। कोई ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है बच्चों ये, बिल्कुल आपको थोड़ा घबराने की आवश्यकता नहीं है इससे। तो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा आर ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट इन स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। अब लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा की हम जरूरत क्यों पड़ी या किस लिए पढ़ते हैं, तो ये एक आपका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को ये बताता है, कैसे कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, कैसे घूम रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सब कुछ आपको बताता है।
और इसमें हर एक एलिमेंट है यूनिक लाइन एमिशन होता है बच्चों। ये बात आप याद रखना कि कोई भी एटम हो, जैसे हाइड्रोजन हो, सोडियम हो, पोटासियम, कुछ भी जो भी एटम होगा या एलिमेंट होगा उसका अलग अलग स्पेक्ट्रम मिलेगा आपको, है ना। जब आप उसको रख के या फिर उससे लाइट को पास कराओगे तो आपको अलग अलग स्पेक्ट्रम मिलने वाला है। और जो कि इनका कैरेक्टरिस्टिक लाइन है ना, एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैन बी यूज्ड इन अ केमिकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई अननोन एटम इन दी सेम वे ऐसा फिंगरप्रिंट आर यूज टू आइडेंटिफाई जो है पीपल। अब समझने इस बात को कि जिस तरीके से हम आपकी फिंगर के जो फिंगरप्रिंट रहते हैं उससे हम एक किसी भी ह्यूमन की क्या करते हैं, आइडेंटिटी को जानते हैं, उसी तरह से किसी भी एलिमेंट की आपको उसकी एनालिसिस करना है या उसके बारे में जानना है तो आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में जानना होगा। उसी तरीके से आप समझ चुके हो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे हम क्या करते हैं किसी भी पीपल को आइडेंटिटी करने के लिए उसका फिंगरप्रिंट की ज़रूरत होती है, तो उसी तरीके से बच्चों किसी भी एलिमेंट को जानना है तो उसकी आपको स्पेक्ट्रा को जानना होगा। अब इस बात को समझ चुके हो तो बिल्कुल एकदम लाइव ठोक दो वीडियो को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे कि द एग्जैक्ट मैचिंग ऑफ लाइन ऑफ द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम ऑफ a known element with the line from the an unknown sample quickly stabilize the identity of later। समझने इस बात को, किसी की भी लाइन जैसे आपकी कुछ भी आई तो उससे आपको पता चल गया भाई कि वो सोडियम है ना। बात को समझना है कि हमने किसी की कभी की हो तो उससे हमको पता चला भाई कि सोडियम एटम में इस तरह की लाइंस आएंगी। अब आपने क्या किया कि कभी कोई अननोन कंपाउंड उठाया और उसकी लाइंस भी क्या हुई, सोडियम की तरह मिल गई, तो आप समझ जाओगे कि वहाँ पे भाई वो सोडियम आपका एटम है। बहुत अच्छा समझ आया होगा बच्चों ये आपको एग्जाम्पल। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। तो जर्मन केमिस्ट है एक रॉबर्ट बंसेन, 1811 से लेकर 1899 तक वो रहे या उन्होंने डिस्कवरी की जो भी हो, वॉज वन ऑफ द फर्स्ट, पहले और मतलब कि सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेटर थे टू यूज लाइन स्पेक्ट्रा टू आइडेंटिफाई एलिमेंट। इस बात को जरा नोट कर दूं या फिर आप कर लोगे, जरा मैं आपको इधर से इधर तक बता देता हूँ। उस लाइन को बिल्कुल हाईलाइट करके रखना अपने हाईलाइटर से कि भाई जर्मन केमिस्ट थे आपके रॉबर्ट बंसन और इन्होंने सबसे पहले बताया आपको कि हम लाइन स्पेक्ट्रा का यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं एलिमेंट को, है ना। एलिमेंट्स जैसे कि रूबिडियम है, आपका सीजियम है, थैलियम है, इंडियम है, गैलियम है ना, और स्कैंडियम वर डिस्कवर व्हेन देयर मिनरल्स वर एनालाइज्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। हम क्या करते हैं जैसे आपके रूबिडियम है, ये सारे एटम जो भी आपके लिखे हैं एलिमेंट, उनको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से ही पता करते हैं ना। और जो एलिमेंट आपका हीलियम है जिसका He है वॉज डिस्कवर इन द सन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। मतलब इसका क्या है कि जो हीलियम है वो आपका डिस्कवर हुआ था इन द सन, मतलब कि आपका क्या है कि सूर्य में बाई स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से ही। मतलब हमने क्या किया कि भाई जो सूर्य से किरणें निकलती हैं तो उसको हमने कुछ भी करके ऐसे पता किया कि यार इसकी हीलियम से मिलती हैं इसकी मतलब किरणें वगैरह या इसकी लांस वगैरह जो हैं आपकी स्पेक्ट्रम की, तो हमने कह दिया कि भाई सन में क्या है, हीलियम ज़्यादा है। तो ये सारे अपने अपने एजम्पशन होते हैं भाई, और क्या है। तो लाइन स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं हाइड्रोजन की। अब हमको इतने सारे एलिमेंट की नहीं पढ़ना है ना, आपको पता हो आपको कि 118 कितने हैं उनकी नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ पढ़ना है किसकी, हाइड्रोजन की लाइन स्पेक्ट्रम को। तो जरा उसको मैं पढ़ाता हूँ आपको और बहुत अच्छा मजा आएगा बच्चों इस पूरे लेक्चर में, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। और लाइन स्पेक्ट्रम को हम पढ़ते हैं किसकी, हाइड्रोजन की, है ना। तो हाइड्रोजन की लाइन स्पेक्ट्रम को हम पढ़ेंगे। तो जब यहाँ पे लिखा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का क्या मतलब है कि वो जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब वाला एग्जांपल बताया था तो उसमें ही ऐसे ही कुछ यूज़ कर रहे हैं हम। तो जब हम क्या करते हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू गैसियस हाइड्रोजन, मतलब इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को जो हम पास कराते हैं किससे, गैसियस हाइड्रोजन से, तो H2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपके डिसोसिएट हो जाते हैं एंड द एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स प्रोड्यूस इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसीज। अब यहाँ पे आपको डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी को जानना पड़ेगा क्या होती है। बच्चों डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी में होती हैं। तो डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि हम किसी जो है एक अंतराल को लेके चलते हैं उसकी, तो उसे हम डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी बोलते हैं ना। तो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है उसमें कंसिस्ट होते हैं क्या, आपके सेवरल सीरीज ऑफ लाइन जिसको नेम्ड आफ्टर दियर डिस्कवर्स, मतलब कि जो उसके डिस्कवरर थे, मतलब कि जो उन्होंने डिस्कवर किया एक एक लाइन को, तो उनके नाम पे हमने क्या किए, उनकी लाइन्स के नाम दे दिए। मैंने आपसे पहले भी जब लेक्चर स्टार्ट हुआ तभी बोला था कि जैसे बल्मर है या लाइमर है, इन सब के नाम पे जो भी साइंटिस्ट थे उनके नाम पे हमने उन लाइनों के नाम दे दिए। तो बल्मर शोज इन 1885 ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दैट, उन्होंने क्या शो किया कि इफ़
क्या लिखा है यहाँ पे कि इफ स्पेक्ट्रम लाइन आर एक्सप्रेस इन अ टर्म ऑफ वेव नंबर, मतलब कि जो स्पेक्ट्रल लाइन हो रही है उसको हम वेव नंबर में शो करते हैं इस तरीके से, तो देन द विजिबल लाइन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ओबे द फॉलोइंग फार्मूला, तो इस फॉर्मूले को फॉलो ही करेंगी आपकी हाइड्रोजन। क्या होगा, यदि किसी भी हाइड्रोजन का आपको वेव नंबर निकालना है, उसमें क्या क्या आपकी लाइन स्पेक्ट्रम आ रही हैं, तो आप इसका फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो 109 और 67 इंटू आपका ये पूरा लगा कर, और यहाँ पे आपको सेल नंबर डालना होगा जो भी ऑर्बिटल नंबर है ना, तो यहाँ से इंटीजर आपका यूज़ कर सकते हो। और आपकी इसकी वैल्यू कहाँ से होगी, हमेशा 3 से स्टार्ट होगी। आप 1 2 3 करके नहीं मतलब कि 1 से नहीं ले सकते हो, आपको 3 से लेना होगा अप टू जहाँ तक आपको जाना है। तो जो सीरीज होती है ऑफ अ लाइन डिस्क्राइब्ड बाय दिस फार्मूला इज कॉल्ड अ बल्मर सीरीज। तो बच्चों जो जो आपका वेव नंबर इससे निकलेगा, या जो सीरीज आपकी निकलेगी इस फॉर्मूला से, उसको हम बल्मर सीरीज कहेंगे। और जो बर्मल सीरीज ऑफ लाइन आर द ओनली लाइन्स इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इसमें क्या होता है बच्चों की, जो बल्मर सीरीज लाइन होती हैं वो ओनली लाइन्स ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको मिलेंगी, जो कि विजिबल होंगी एक विजिबल रीजन में, है ना। अब क्या लिखा है कि सोडिस स्पेक्ट्रोपिस्ट थे आपके जोन्स जो है रेडबर्ग्स, नोटेड दैट ऑल सीरीज ऑफ लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कुड बी डिस्कवर्ड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इन्होंने अपना एक्सप्रेशन दे दिया भैया, बल्मर ने ये कहा कि इससे तुम निकाल लो, तो इन्होंने कहा कि भाई नहीं, तुम अब इससे निकालो, किससे, इस वाले फॉर्मूले से कि 1/n 1 आपका स्क्वायर माइनस आपका 1/n 2 आपका स्क्वायर, ये सब कुछ लगाओ, और आपको n की वैल्यू जो रखनी है आपको 1 से ही रखनी है, इन्होंने ये कहा। तो अब रखते जाओ, और क्या है 1 से, और जो आपको n2 की वैल्यू रखनी है वो आपको n1 में प्लस करते जाना है। जैसे आपको क्या निकालना है, आपको जैसे आपने n की वैल्यू रख दी 1, तो आपको जो n2 की वैल्यू रखनी होगी वो उससे एक ज़्यादा रखनी होगी, मतलब कि कितनी, 2 रखनी होगी। आपने n की वैल्यू रख दी 2, तो आपको जो n1 की जो वैसे वो आपने 2 रखी, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस वाले में 2 वाली जोड़नी पड़ेगी, है ना। इस तरीके से है ये। तो देखते हैं अब और क्या क्या आपका आगे लिखा है यहाँ पे कि द वैल्यू जो है आपकी ये 109,677 सेंटीमीटर जो आपका इनवर्स है, इसको द रेडवर्स कांस्टेंट कहा जाता है किसी भी हाइड्रोजन के लिए। और जो फर्स्ट 5 सीरीज होती है लाइंस दैट करस्पॉन्ड, जो कि आपकी n1 जो आप डालते हो वैल्यू 1 2 3 4 5 आर नॉन ऐसा लाइमन बल्मर जो है आपका क्या है, ये पासकैन है एंड ब्रेकेट एंड पी फंड। तो बच्चों आप जब n की वैल्यू जब 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, 4 डालोगे, 5 डालोगे, तो जो जो वैल्यूज आएंगे, अब जो जो आपको दिखेंगी वो आपकी क्या होंगी, या जो वेव नंबर्स आएंगे आपके वो क्या होंगे आपके, उस जैसे बनाया तो आपका लाइमन होगा, वहीं पे 2 वाले में बल्मर होगा, ये सब कुछ आपको दिया गया है ना। आप समझ जाना इस बात को। तो टेबल 2.3 आपको अच्छे से इस बात को समझाती है, क्या है उसमें कि शो करती है क्या, दी सीरीज ऑफ अ ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो कि फिगर 2.11 जो कि पेज नंबर 46 पे आपका शो लाइमन बल्मर एंड पासकैन सीरीज ऑफ अ ट्रांजिशन फॉर अ हाइड्रोजन एटम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हाइड्रोजन एटम्स एट द सिंपलेस्ट लाइन स्पेक्ट्रम बिकम्स। और आगे देखेंगे, पहले से टेबल को देख लो जरा। टेबल 2.3 आपकी जो स्पेक्ट्रल लाइन्स फॉर द एटॉमिक हाइड्रोजन के लिए है, जैसे क्लाइमन आपने क्या n की वैल्यू 1 डाली, तो n2 की वैल्यू आप जो है 2 जो है आप डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, आप 2 डाल सकते हो उसके। तो आपको क्या मिलेगा, आपका स्पेक्ट्रम रीजन आपका अल्ट्रावायलेट रे में मिलेगा। बल्मर में आप जब क्या करोगे, जब n की वैल्यू 2 डालोगे और n2 की वैल्यू आप 3 और 4 के बीच में कुछ भी डाल देना, तो विजिबल रीजन में मिलेगी आपको। ये सब कुछ उन्होंने बताया है ना, ये आप टेबल को याद करके रखिए, और इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं होती है ये। अब क्या लिखा है यहाँ पे कि पहले जरा ऊपर का पढ़ता हूँ मैं, क्या था वो, हाँ। तो ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हाइड्रोजन एटम हैज़ द सिंपलेस्ट लाइन स्पेक्ट्रम होता है, और जो लाइन स्पेक्ट्रम्स बिकम क्या बन जाता है वो आपका रैशनलाइज मैनी पॉइंट्स जो है इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रा। और जो बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम इज बेस्ड ऑन अ फॉलोइंग पोस्टुलेट, और इन्हीं पोस्टुलेट के आधार पे हमने बोहर मॉडल का आविष्कार किया। उससे जानने से पहले इस फिगर को मैं आपको बता देता हूँ कि इस फिगर में क्या था आपका, है ना। तो जरा इस फिगर को समझ लीजिए आप। तो ये जो फिगर था बच्चों, यहाँ पे हो क्या रहा था, इस बात को समझना जा रहा कि हमने क्या किया कि हमने ये किया, समझना इस बात को कि n1 आपका क्या है, कोई भी स्पेक्ट्रम हो रहा है। अब कहीं से भी मतलब इन्फिनिटी से, आपकी इन्फिनिटी से क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है। तो अब मान लो वो नीचे किस पे, n1 पे गिरता है, तो n1 पे जब गिरेगा तो हम उसको बोलेंगे लाइमन सीरीज, ये जो कोई अल्ट्रावायलेट रेस में आपको दिखेंगी। n2 पे गिरता है तो हम बोलेंगे भाई जो रेस जो होंगी आपकी रेड ग्रीन ब्लू वायलेट होगी, और उसको हम बोलेंगे कि आपका बल्मर सीरीज। उसी तरह से आपका थर्ड पे गिरता है तो पासकन सीरीज, और उसी तरह के आपके डिफरेंट उस पर गिरेगा। ये आप समझ लेना इस बात को, है ना।
तो क्या है यहाँ पे कि मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स फॉर अ हैवियर एटम और दियर आर हाउएवर सर्टेन फीचर विच आर कॉमन टू ऑल दी लाइन स्पेक्ट्रा। सबसे पहला जो था आपका कि लाइन स्पेक्ट्रा जो होगा एलिमेंट का हमेशा यूनिक होगा। सेकेंडली दियर इज अ रेगुलरिटी इन द लाइन स्पेक्ट्रम होगा हर एक एलिमेंट का। और जो क्वेश्चन विच अराइज आर कि व्हाट आर द रीजन फॉर दिस सिमिलरिटी, वो कुछ आप समझ जाना इसको। और इसके और इज इट समथिंग टू डू विद द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के कारण होती है। और दीज आर अ क्वेश्चन नीडेड टू बी आंसर और बी सेल फाइंड लेटर, इन सभी आंसरों को हम देखेंगे। तो बच्चों ये पोर्शन कुछ ज़्यादा नहीं बोलता, ये थोड़ा बहुत ही आपका था। और बाकी अब मैं बताता हूँ आपको बोहर मॉडल फॉर अ हाइड्रोजन एटम को। तो चलिए बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम को हम पढ़ते हैं। तो नील्स बोहर 1913 में आए और उन्होंने गजब का बच्चों कमाल कर दिया। पूरा है कि ये इसके नाम से ही जाना जाता है हाइड्रोजन एटम को, बोहर मॉडल ऑफ फॉर हाइड्रोजन एटम। इन्होंने बहुत अच्छा हमको एक एटम का मॉडल बताया, हाइड्रोजन के मॉडल बताया, और उन्होंने क्या क्या पोस्टुलेट किए, क्या क्या चीज़ें की, वो हमको जानना है इसमें। तो चलिए बिल्कुल जानते हैं। तो नील बोहर जो थे आपके 1913 में पहली बार उन्होंने क्या किया, फर्स्ट प्रपोज उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि एक्सप्लेन किया है क्वांटिटेबली द जनरल फीचर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ हाइड्रोजन एटम एंड इट स्पेक्ट्रम को। और ही यूज्ड प्लैंक्स कॉन्सेप्ट ऑफ अ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, और प्लैंक्स कॉन्सेप्ट का इन्होंने यूज़ किया जो मैंने आपको पढ़ा भी चुका हूँ। थ्रू द थ्योरी इज नॉट द मॉडर्न क्वांटम मैकेनिज्म, इट कैन स्टिल बी यूज्ड टू जो है क्या बच्चों रैशनलाइज मैनी पॉइंट इन द जो आपका क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रा। बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम इज बेस्ड ऑन अ फॉलोइंग पोस्टुलेट। अब वो क्या क्या पोस्टुलेट है वो जरा देखिए। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या लिखा है कि हमने क्या क्या पोस्टुलेट किए, हमने किसको, बोहर के मॉडल को समझने के लिए हमने कुछ कुछ पोस्टुलेट किए। और पोस्टुलेट मतलब होती है कुछ कुछ बातें जो कि हमको एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं किसी चीज़ को पढ़ने से पहले। तो क्या क्या इसमें बातें हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होगा इन हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ और ऑफ अ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी के साथ, और दीज पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। अब बच्चों यहाँ से आपका बोहर मॉडल तो शुरू हो गया है, लेकिन उसको जानने से पहले आपको कुछ उसके पोस्टुलेट जानना, मतलब कि कुछ उसकी बातों को जानना जो उसने कहा कि भाई आपको इसे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी तभी मैं आपको ये मॉडल बता पाऊंगा, नहीं तो बिल्कुल संभव है ना, इस बात को समझना मेरी। तो उन्होंने क्या क्या बातें बताई, उन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी हाइड्रोजन एटम में, वो मूव करेगा किसके, न्यूक्लियस के एक सर्कुलर पाथ में, और उसकी जो फिक्स्ड रहेगी रेडियस और हमेशा उसकी एनर्जी है ना। और दीज पाथ जो होंगी उसकी जो पाथ में वो कर रहा है वो उसको हम ऑर्बिट्स बोलेंगे। मतलब क्या इसका, ये जो मैं आपको बना के बताता हूँ, ये बीच का मैंने न्यूक्लियस बनाया, ये जो गोल बनाया न्यूक्लियस के अराउंड वो उसकी पाथ है किसी भी इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए, है ना। तो स्टेशनरी स्टेट्स और अलाउड एनर्जी स्टेट्स है ना, किसी भी जो है आपकी क्या स्टेशनरी स्टेट में या फिर आपकी अलाउड एनर्जी स्टेट में, दीज ऑर्बिट्स आर अरेंज कॉन्सेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस होंगी आपकी, है ना। अब यहाँ पे सेकंड पोस्टुलेट क्या था उसका कि भाई जो एनर्जी होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन की इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम, है ना, समय के साथ कभी भी नहीं बदलेगी। हाउएवर द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेशनरी स्टेट टू हाई स्टेशनरी स्टेट पे पहुँच सकता है। इसका क्या मतलब है कि एनर्जी समय के साथ चेंज नहीं होगी, लेकिन यदि उसको आप एनर्जी प्रोवाइड कर दोगे तो वो क्या होगी आपकी हाइगर एनर्जी स्टेट पे पहुंच सकता है स्टेशनरी स्टेट से। और क्या लिखा है यहाँ पे कि एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड बाय द इलेक्ट्रॉन और एनर्जी इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम अ हाइगर स्टेशनरी स्टेट टू अ लोअर स्टेशनरी स्टेट, जो कि क्वेश्चन 2.16 में आपको मैंने बताया भी था। और जो एनर्जी चेंज डज नॉट जो है आपका क्या टेक प्लेस है ना कंटिन्यूस मैनर में आपकी नहीं होती। अब बच्चों यहाँ पे थर्ड जो आपका पोस्टुलेट है वो है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्व और एमिटेड व्हेन द ट्रांजिशन जो है कर बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट्स दैट डिफर इन एनर्जी बाय अ डेल्टा ई इज गिवन बाय। मतलब क्या है इसका कि कोई भी जो फ्रीक्वेंसी होगी किसी भी जो है रेडिएशन की जो कि एब्जॉर्व या फिर एमिटेड हो रही है, जब कोई ट्रांजिशन अकर हो रहा है किसी भी दो स्टेशनरी स्टेट्स के बीच में, मतलब कि जब वो लोअर से हाइगर एनर्जी में जब जा रहा है आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो डिफर करेगा इससे, वो क्या होगी आपकी डेल्टा ई जो होगी गिवन बाय वी इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच। ये आपको पता भी होगा कि प्लैंक्स का कांस्टेंट का हमने यूज़ करके ये पहले मैं आपको बताया भी था कि डेल्टा ई बराबर आपका एच भी है, उसको हम लिख सकते हैं कि वी इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच, और ई को हम क्या लिख सकते हैं ई टू माइनस ई वन बाई एच से। और जहाँ पे ई वन एंड ई टू जो है आपकी एनर्जी ऑफ द लोअर एंड हाइगर अलाउड एनर्जी स्टेट रिस्पेक्टेबिलिटी है आपकी, और दिस एक्सप्रेशन है कॉमनली नोन एज बोहर फ्रीक्वेंसी रूल, है ना, यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। फोर्थ इन्होंने पोस्टुलेट किया कि भाई जो एंगुलर मोमेंटम होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का एज अ क्वांटाइज होगा
इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट में द कैन बी एक्सप्रेशन इक्वेशन जो कि आपकी दिख रही है यहाँ पे MEVR मतलब इक्वल टू आपका n.h2 पाई। इससे हम कर सकते हो, और n की वैल्यू आपको 1 2 3 ये रखनी है ना। आप किससे क्या निकाल पाओगे, मोमेंटम निकाल पाओगे, एंगुलर मोमेंटम निकाल पाओगे इसका यूज़ करके। तो ये पोस्टुलेट उन्होंने किया। और जहाँ पे एम जो है मास इलेक्ट्रॉन का, वी आपका क्या है वेलोसिटी है, और आर यहाँ पे रेडियस है उस ऑर्बिट का इन विच इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। और 10 एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोस ऑर्बिट फॉर विच इज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। मतलब कि इलेक्ट्रॉन वहीं पे आपका वो एंगुलर मोमेंटम दिखाएगा जहाँ पे वो आपका मल्टीपल होगा h/2 पाई का, जो h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है यहाँ पे। और दैट मीन्स कि एंगुलर मोमेंटम इज अ क्वांटाइज्ड है ना। और जो रेडिएशन इज एमिटेड या फिर ऑब्जर्व हो रही है ओनली व्हेन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम वन क्वांटाइज जो है आपका वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू अनदर। और दियरफॉर मैक्सवेल को जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी डज नॉट जो कि अप्लाई हेयर, दैट इज व्हाई ओनली सर्टेन फिक्स ऑर्बिट आर अलाउड, है ना। उसमें जो है कुछ ही ऑर्बिट्स अलाउड थी, इसलिए वो आपकी नहीं हो पाएगी यहाँ पे। और जो डिटेल रिगार्डिंग द डेरिवेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट यूज बाई बोहर आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। बच्चों यहाँ पे ये जो उन्होंने की थी डेरिवेशन वो ज़रा बहुत ही थोड़ी कठिन सी है, ये कॉम्प्लिकेटेड हम जिसे बोलें तो वो हम यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, वो आपकी हाइगर क्लास में डिस्कस होगी। हाउएवर अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम आपका कुछ कुछ यहाँ पे बातें बताई गई हैं, है ना। तो सबसे पहला बच्चों की जो स्टेशनरी स्टेट होगी फॉर इलेक्ट्रॉन आर अ नंबर जो होगा आपका क्या n इक्वल टू 1 2 3। और दीस इंटीग्रल नंबर जो होंगे आपके सेक्शन 2.62 में आपको नॉन एज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इनको बच्चों में डिटेल में आपको बताऊंगा और बहुत मजा जाएगा आपको। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या क्वांटम क्या चीज़ है पूरा मैं आपको बताऊंगा, है ना। अभी थोड़ा इंतजार कर लो सारी चीज़ों के बारे में, क्या है ये क्या नहीं है। और द रेडियाई फॉर स्टेशन ऑफ अ स्टेशनरी स्टेट आर एक्सप्रेस आर एन इक्वल टू n स्क्वायर और a नॉट, वेयर a नॉट की वैल्यू आपको रखनी है 5.2.9 पिकोमीटर में। और दस द रेडियस ऑफ अ फर्स्ट जो कि स्टेशनरी स्टेट कॉल्ड द बोहर ऑर्बिट, जिसके हम इतना इतना करते हैं। आप इससे बच्चों किसी का भी रेडियस निकाल सकते हो, मतलब कि फर्स्ट सेल का रेडियस क्या होगा, सेकंड का कितना होगा, फोर्थ का क्या होगा, इसका यूज़ करके इस फॉर्मूले का, है ना। और नॉर्मली द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज फाउंड इन दिस ऑर्बिट दैट इज n इक्वल टू 1 एस n इज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ r विल इंक्रीज, इन अदर वर्ड द इलेक्ट्रॉन विल प्रेजेंट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसका क्या मतलब है बच्चों की बच्चों आप ज़्यादा पढ़ा भी होगा आपने कि भाई जो हाइड्रोजन का होता है वो सिर्फ एक ऑर्बिट का तो होता ही है, तो आप आराम से n की वैल्यू 1 रख के r की वैल्यू आप निकाल भी सकते हो आराम से, है ना। यही इसका मतलब है। थर्डली इन्होंने कुछ आपको फीचर बताया, वो ये था कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद थीन इलेक्ट्रॉन के संग इज द एनर्जी ऑफ इट स्टेशनरी स्टेट के संग, और इट इज़ गिवन बाय आपकी एक्सप्रेशन दे सकते हो। मतलब कि यदि आपको फर्स्ट ऑर्बिट में यदि एनर्जी निकालनी है तो आप इसकी n की वैल्यू 1 रख के आप आराम से निकाल सकते हो, रेडबर्ग कांस्टेंट का यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, और आसानी से आपको पता चल जाएगी कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में क्या उसकी एनर्जी होगी, है ना। तो बहुत ईजी है बच्चों, ये सारी जो वैल्यूज हैं कांस्टेंट है ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा भी चुका हूँ। इन्होंने देखो क्या निकाली भी है कि एनर्जी ऑफ द लोएस्ट स्टेट आल्सो कॉल्ड ग्राउंड स्टेट की, इन्होंने जब इसकी वैल्यू 1 रखी तो इतना इतना निकला, और बुक आपकी कितनी आई आपकी नेगेटिव आपकी 2.1 8 × 10⁻18 जूल्स निकली। और एनर्जी इन्होंने सेकंड की निकाली वो आपकी माइनस का 0.545 × 10⁻18 निकली। अब यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन आपको मिली होगी कि जैसे जैसे हम आपकी एनर्जी हाइगर स्टेट पे जाती जाती है तो वो बढ़ती जाती। क्यों बढ़ती जाती है, यहाँ पे देखो कि नेगेटिव आपका 0.5 है और वहाँ पे नेगेटिव 2 है, तो 2 आपका ज़्यादा बड़ा होता है मतलब कि नेगेटिव में, तो इसलिए उसको हम कम एनर्जी मानेंगे, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी मानेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं और देखता हूँ और क्या क्या हमको आगे पढ़ना है यहाँ पे। तो नील्स बोहर के बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपका फिगर 2.11 में डिपिक्ट किया है एनर्जी ऑफ द डिफरेंट स्टैंडर्ड स्टेट और एनर्जी लेवल ऑफ द हाइड्रोजन एटम का, और दिस रिप्रेजेंटेशन कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम, इसको हम बोलते हैं। और व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस, जब आपका इलेक्ट्रॉन फ्री होता है किससे, इन्फ्लुएंस से, मतलब कि प्रभाव से, किसके, न्यूक्लियस से, तो जो एनर्जी इज टेकन ऐसा जीरो, हम एनर्जी को हम जीरो ले सकते हैं। और द इलेक्ट्रॉन इन दिस सिचुएशन इज एसोसिएटेड विद द स्टेशनरी स्टेट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि आपका n इन्फिनिटी होगा, एंड इज कॉल्ड आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम होगा। और व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एंड इज प्रेजेंट ऑर्बिट एन इज एनर्जी इज इमिटेड, है ना। तो ये सब आप कर सकते हो बच्चों। जो ब्लू बॉक्स में आपका पोर्शन है आप खुद पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है इतना। एंड द इट इज एनर्जी लोवर्ड और दैट इज द रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ नेगेटिव चार्ज इन द इक्वेशन, जो कि आपको मैंने अभी बताई थी भी, क्योंकि कारण है कि भाई वो अट्रैक्ट हो रहा है ना दूसरे से, और डिपेंड इज स्टेबिलिटी रिलेटेड टू द रेफरेंस ऑफ द जीरो एनर्जी आपका n = 5।
माफ़ कीजिएगा इन्फिनिटी। अब फोर्थ हमने पॉइंट क्या पाया वो भी जरा हम देखते हैं। फीचर है ये इसके सारे, है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, फीचर पढ़ रहे हैं, ये सब हाइड्रोजन एटम जो आपका बोहर ने बताया उसके सबके। तो जो बोहर की थ्योरी थी कैन आल्सो बी अप्लाइड टू द आयंस जो कि आपके कंटेनिंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन सिमिलर टू दैट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम। फॉर एग्जांपल जैसे कि एच ही आपका पॉजिटिव है, Li2 पॉजिटिव, मतलब इनमें सब में क्या है आपका वन इलेक्ट्रॉन है ना, एंड सो ऑन। और द एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट एसोसिएटेड विद दिस काइंड ऑफ आयन आल्सो नोन एज हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज और गिवन बाय द एक्सप्रेशन। मतलब इसका ये बच्चों कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कहलाएगी, और उसको हम निकाल भी सकते हैं उसकी एनर्जी को आराम से। आपको क्या करना है, यहाँ पे जेड को लेके चलना है, उसका एटॉमिक नंबर, और आप आसानी से उसकी वैल्यू रखिए और आसानी से आप पा सकते हो उसका रेडियस और उसकी एनर्जी को। बहुत ईजी है बच्चों ये टॉपिक सारा। तो इन क्वेश्चन का यूज़ करके आपकी क्वेश्चन आपकी कौन सी है 2.14 और 2.15 का यूज़ करके आप किसी भी आपकी क्या है एलिमेंट का आप उसका रेडियस और उसकी एनर्जी निकाल सकते हो। और आपसे ऐसा पूछा जाए कि भाई बोहर का यूज़ करो, बोहर की थ्योरी का यूज़ करके बताओ, है ना, अलग अलग थ्योरी में अलग बताया, लेकिन बोहर की थ्योरी में ये बताया, जहाँ पे जेड आपका एटॉमिक नंबर है एंड हैज़ अ वैल्यू 2 या 3 आप रख सकते हो फॉर हीलियम और लिथियम के लिए, एटम के लिए। और फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज एविडेंट दैट द वैल्यू ऑफ एनर्जी बिकम मोर नेगेटिव एंड दैट ऑफ द रेडियस बिकम स्मॉलर एंड इंक्रीज ऑफ द जेड, और दिस मीन दैट द एन इलेक्ट्रॉन विल टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, है ना। ये छोटी मोटी बातें बच्चों, इसको मैंने बता दिया। जरा फोर्थ पॉइंट की बात करता हूँ जो कि हमको बोहर ने बताया, वो क्या था कि इट इज़ ऑल्सो, है ना, पॉसिबल टू कैलकुलेट करना क्या वेलोसिटी किसकी इलेक्ट्रॉन की मूविंग इन दिस ऑर्बिट। हम एनर्जी को भी कैलकुलेट कर, वेलोसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि आपका मूव कर रहा है इस ऑर्बिट में। और ऑल्सो द प्रिसाइज जो क्वेश्चन इज नॉट गिवन हेयर, हम बिल्कुल एकदम अनूठी या फिर जैसे हम बोलें प्रिसाइसली हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन क्वालिटेटिवली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस एंड द डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए बच्चों कि जो वेलोसिटी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में आपकी, वो बढ़ती है कैसे, जब उसका क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज आप बढ़ाओगे तो उसकी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज क्या हो जाएगी, स्पीड बढ़ेगी और न्यूक्लियस, है ना, एंड द डिक्रीज विद इंक्रीज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अभी आपने पढ़े नहीं इसलिए आपको बताना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी, तो उसको हम बाद में बताएंगे। अब जरा हम पढ़ेंगे बच्चों एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को, और वो बच्चों आपका नेक्स्ट सेशन में होगा, और उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना आप, और उसको बताएंगे हम बिल्कुल आपको उसी तरीके से आपको सारा समझाएंगे कि आपका लाइन स्पेक्ट्रम क्या है हाइड्रोजन का। तो इस लेक्चर में इतना ही था बच्चों। पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, और इसी तरह से आप अपना प्यार दिखाते रहिए, उस लेक्चर को पूरे देखते रहिए बच्चों, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो फिर मिलते हैं किसी लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।